नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम अपने एक करियर ऑप्शन की एक नई श्रृंखला लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और आपको करियर गाइडेंस देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौटिल्य अकेडमी के एमडी सिद्धांत जोशी जी। स्वागत है जोशी जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, इस समय शिक्षा के माहौल में भी थोड़ा सा अनिश्चय की स्थिति है, इसको लेकर क्या कहते हैं आप? नो डाउट अनिश्चय की स्थिति है, क्योंकि जो पूरी दुनिया है वो कोरोना काल से अभी पीड़ित है, ग्रसित है, और इस क्रम में जो भी समस्याएं हैं उससे हम सब दो चार होते हुए चल रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस समस्याओं के बीच में से समाधान हमको भी निकालना पड़ेगा, और शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो निरंतरता के साथ है। इसमें किसी प्रकार का ब्रेक अल्टीमेटली पूरी व्यवस्था को अव्यवस्था में बदल सकता है। और गवर्नमेंट के गाइडलाइन के तहत अब जो डेट्स आ रहे हैं जिससे चीज़ें रीस्टार्ट होंगी, या इससे पहले जो ऑनलाइन चल रही थी वो निरंतरता के ही आयाम थे। कुछ नए आयाम इस निरंतरता में ऑनलाइन के माध्यम से हमने देखा अभी। लेकिन हाँ, जो व्यवस्था है ये डेफिनेटली कुछ समस्याओं के साथ जूझते हुए, दो चार होते हुए उससे निकलने का प्रयास जारी है। क्या लगता है सर, अगर हम शुरुआत आज के शो की करें कि करियर ऑप्शन की बात करें, 10वीं क्लास पास करने के बाद बच्चा जो होता है वो अनिश्चय की स्थिति में होता है, तो उसको करियर ऑप्शन कैसे चुनें? क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगता है लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा से इस समय सक्रिय हैं और आपके पास इन सब चीज़ों की जानकारी काफ़ी है। तो 8वीं के बाद तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा माइंड मेकअप होता है, लेकिन 10वीं के बाद कहीं ना कहीं उसको एक दिशा मिलना चाहिए, उसको लेकर क्या कहते हैं? दरअसल 10th की क्लास अभी तक की शिक्षा व्यवस्था में एक ऐसा माइलस्टोन था जहाँ से उसके कैरियर को दिशा देनी स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि 11th में सब्जेक्ट ऑप्ट करना ये ऑप्शन जो है इसी बेस पर होता था कि वो आगे क्या बनना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। हालांकि अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये 10th की जगह अब 9th के बाद हो जाएगा, पर चूँकि फिलहाल अभी हम पुरानी व्यवस्था में उसी की बात कर लेते हैं। दरअसल होता है कि 10th के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शंस के रूप में जो बेसिक 3 प्रकार के डायमेंशंस हैं उसमें है एक बायोलॉजी, जिसके माध्यम से आप डॉक्टर या फिर उससे रिलेटेड फील्ड में जाते हैं। दूसरा है मैथ्स, जिससे इंजीनियरिंग और तत्संबंधित जो भी चीज़ें हो सकती हैं। और तीसरा है जो महत्वपूर्ण रहा वो है कॉमर्स, इसके माध्यम से CA CS जैसी वाणिज्यिक गतिविधियाँ। ये 3 बहुत फेमस और लोकप्रिय विषय हैं। पर पिछले कुछ वर्षों में जो चौथा ऑप्शन जो पहले टॉप मोस्ट हुआ करता था वो गायब हो गया, दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़, मानविकीय, जिसे आप आर्ट्स के नाम से जानते हैं। अगर आप वैश्विक संदर्भ में देखें तो जितने भी विश्व के बड़े महाविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आप कैम्ब्रिज से लेकर जितने भी नाम जान रहे हैं, उन सभी जगहों पर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ाई होती है। और हमारे यहाँ दुख की बात ये कि अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में भी आर्ट्स के सब्जेक्ट उस तरीके से लोगों के जहन में नहीं हैं। तो ये एक ऐसा गैप था जो पिछले 2-3 वर्षों में अब वापस से रीस्टार्ट हुआ है, और अब लोग ह्यूमैनिटीज़ को भी वापस उस डिग्निटी के साथ लेने लगे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट के पास 4 ऑप्शंस हैं। अब साइंस के साथ 2 स्ट्रीम हो गए, बायो प्लस मैथ्स, कॉमर्स और आर्ट्स। अब ये 4 जो विषय हैं 10th के बाद किसी स्टूडेंट को लेना है अगर, तो उसके आधार क्या होंगे ये देखना पड़ेगा। सबसे पहला आधार ये बनता है कि 10th में आपके मार्क्स कैसे रहे और आपका उस विषय से जुड़ाव, लगाव कितना है। अगर किसी को मैथ्स ठीक लगता है तो किसी को मैथ्स बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता। कुछ लोगों को बायोलॉजी के नाम याद करना बहुत कठिन पड़ता है, तो कुछ लोग हिस्ट्री के डेट्स याद नहीं कर पाते। कुछ लोगों को गुणा भाग करना इतना कठिन लगता है कि वो उसको छोड़ के ही भाग जाते हैं। तो पहले तो आपको अपने बेसिक नेचर को समझना पड़ेगा कि कौन सा विषय आपको लग रहा है कि आपके दिल के करीब है, जिसको आप मन से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जब तक पढ़ाई मन से नहीं होगी, मार्क्स प्रॉपर नहीं आएंगे, मार्क्स प्रॉपर नहीं आएंगे तो रिजल्ट नहीं होगा, रिजल्ट नहीं होगा तो आगे के कैरियर ऑप्शंस धीरे धीरे बंद होने लगते हैं। तो सबसे पहले अपने नेचर को समझें कि आप क्या चाहते हैं, अपने आप के जो क्वालिटीज़ वो क्या हैं, उसके बेस पे हम आगे डिसाइड करेंगे। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं। होता है कि 10th क्लास तक लगभग आपने सारे प्रकार की सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, मूवीज़ सारी चीज़ें देख ली हैं। आपको पता है कि क्या क्या बन सकते हैं, और गूगल के आने के बाद तो हर चीज़ फिंगर टिप्स पे अवेलेबल है। तो कैरियर ऑप्शंस अब स्टूडेंट्स पास मैक्सिमम अवेलेबल हो जाता है कि ये बन सकते हैं। बल्कि आजकल तो कुछ अतरंगे टाइप से भी दिखते हैं कि मुझे शेफ़ बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, ये भी कैरियर ऑप्शंस आने लगे हैं। हम उसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये शौक हैं, ये आपकी हॉबीज़ है जिसको कुछ लोग कन्वर्ट कर लेते हैं अपने प्रोफेशन में, जो बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन हर किसी के साथ हॉबी उस लेवल पर जा नहीं पाती। तो सेफ कैरियर ऑप्शंस वो होते हैं जिसको हम पढ़ाई के माध्यम से सिक्योर करते हैं, और एक डिग्री के बाद किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में अपने आप को लगाने के बाद हम अपनी लाइफ को सेटल कर लेते हैं। तो उसके तहत जो पहला ऑप्शन है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, इसके तहत आप डॉक्टर बनने से लेकर के जो फार्मेसी है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, ऐसे कई और चीज़ें हैं। सिर्फ डॉक्टर ही ऑप्शन नहीं होता, बल्कि आप उसके साथ उसके अलाइड सर्विसेज में मेडिकल विंग के कई चीज़ें हैं जिसमें अपने करियर को आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार मैथमेटिक्स में सिर्फ इंजीनियर बनने की आवश्यकता नहीं है। मैथ्स के स्टूडेंट
मुझे लगता है कि मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके दिमाग को खोलता है, और ब्रेन अगर किसी का ओपन है तो हर चीज़ की उसकी जो कथन कारण संबंध समझने का तरीका है, जो वो असर्शन रीजन पे जाता है, वो सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो जाती हैं, तार्किक क्षमता बढ़ जाती है। इस वे में वो जिस भी अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहता है, इंजीनियरिंग के अलावा भी उसका एक्सेप्टेंस हर जगह है। इसलिए आप देखिए किसी भी एग्जाम के लिए अगर मैथ्स था तो उसके लिए कोई बार नहीं है, लेकिन वहीं अगर उसका आर्ट्स था या कॉमर्स था तो कुछ एग्जाम वो दे ही नहीं सकता, पर मैथ्स वाले सारे एग्जाम दे सकता है। उसके पीछे जो मानसिकता है वो उसके न्यूरॉन्स का ओपन होने की फिलॉसफी। ठीक इस प्रकार अगर कॉमर्स आपने लिया हुआ है तो कॉमर्स में भी कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में भी आती हैं, जबकि CA/CS एक प्रोफेशनल फील्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़ते भी हैं, हालांकि उसमें सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट भी है क्योंकि असफलता की दर भी उतनी ज़्यादा है। तो इस पूरी व्यवस्थाओं में जो आर्ट्स है ये स्पेसिफिक छूट जाता है, जिसके आधार पर कोई कैरियर ऑप्शंस अलग से नहीं दिखते, और ये यहाँ से नया रास्ता खोलता है। जिसके पास कोई रास्ता नहीं वो नया रास्ता बनाता ही है। यहाँ से खुलता है ऑप्शंस उनके लिए। सिविल सर्विसेज, राज्य प्रशासनिक सेवा, SSC, बैंकिंग, ये एग्ज़ाम चूँकि इनमें ग्रेजुएशन मात्र मांगता है तो किसी भी स्ट्रीम में हो उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो कई बार ये देखा गया है कि आर्ट्स लेने के बाद स्टूडेंट ने और कुछ ना करते हुए सिविल सर्विसेज की तैयारी की है और सेलेक्ट होकर अपने पोस्ट पे हैं। खैर, हर कोई सिविल सर्विसेज नहीं जाएगा ये भी हम समझ रहे हैं, लेकिन किसी विषय को ऑप्ट करने से पहले 2 डायमेंशन जो मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहला ये कि आप किस विषय में कन्वीनियंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा, आप जो बनना चाह रहे हैं उस विषय के साथ क्या रिलेशन है। कई बार होता है कि मैथ्स बच्चों को पसंद नहीं होता, लेकिन वो एक समय लगातार प्रैक्टिस करने के बाद वो मास्टर भी हो जाते हैं। तो कई बार होता है कि आपके मन के करीब नहीं है, लेकिन अगर आपने जॉब अपॉर्चुनिटी वो देखी है तो हो सकता है वो सब्जेक्ट ईजी हो जाए। तो विषय लेने के लिए 2 आधार ये हुए। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है समय के साथ ट्रेंड को समझना। देखिए, एक समय ऐसा था कि इंजीनियरिंग टॉप मोस्ट था, पर आज वो कहीं ना कहीं लोगों के डिमांड सप्लाई की चैन से बाहर हो चुका है। तो ये ट्रेंड को समझते हुए भी नए इस एटमॉस्फेयर को समझना, इसमें ऑनलाइन के कई नए करियर ऑप्शंस आ रहे हैं, इन चीज़ों को समझना, और ये सारी चीज़ें जुड़ती है कहीं ना कहीं साइंस की व्यवस्थाओं से। तो साइंस और नॉन साइंस 2 प्रकार की बातें हैं। अब आप क्या बनना चाह रहे हैं, आपको स्पेसिफिक अपने क्वेश्चंस निकालने पड़ेंगे ताकि उस विषय पे व्यक्तिगत काउंसलिंग की जा सके। एक सवाल मनीष का है शाहजहाँपुर से। वे जानना चाह रहे हैं कि मैं मैथ्स तो काफ़ी अच्छा पढ़ लेता हूँ, मैथ्स में मुझे दिक्कत नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझे इंजीनियर बनवाना चाहते हैं, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता। इंजीनियरिंग के जो हालात है और इंजीनियरिंग कॉलेज की जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो क्या सब्जेक्ट चुनूँगा मैं 11th में? अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना है वो सेकेंडरी हुआ, लेकिन कौन सा विषय लेना है, अगर मैथ्स ले तो इंजीनियर बन ही जाएंगे, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स में अच्छे हैं, मैथ्स को सॉल्व करना आपको ईजी लगता है, तो गो विद मैथ्स। इंजीनियरिंग नहीं करेंगे, अपन BSc करने के बाद भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकते हैं। पर अगर मैथ्स सॉल्व ही नहीं होता, पढ़ने में मज़ा ही नहीं आता, तो फिर सोचें कि अगर आपको बायोलॉजी अच्छा लगता है या वो कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें हैं या सोशल साइंस है, तो जो आपके मन के करीब हो आप देख सकते हैं कि हाँ, आज इंजीनियरिंग की जो बाकी स्थिति है अन्य डिग्री की तुलना में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, इसलिए अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। और अगर फिर इंजीनियरिंग करना ही है तो IIT JEE के माध्यम से कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से करें जहाँ उसकी डिमांड हो। मुझे उम्मीद है मनीष, आपके सवाल का जवाब सिद्धांत जोशी जी ने बिल्कुल सही ढंग से दिया। और आप अगर मैथ्स में इंटरेस्टेड है, ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग करें, सारी समस्याओं का समाधान सिद्धांत जी ने बता दिया है। और चाहते हैं कि विस्तृत जानकारी तो कभी भी आप कौटिल्य अकेडमी पर आकर काउंसलिंग कर सकते हैं। इससे आपको जानकारी मिलेगी और करियर की राह चुनने में काफ़ी आसानी होगी। बहरहाल, आपने आर्ट्स को लेकर भी बात कही। एक सवाल फिर हमारे पास आर्ट्स को लेकर भी आया था, ये उज्जैन से है, संजय का सवाल है। ये जानना चाह रहे हैं सर कि क्या आर्ट्स में अपॉर्चुनिटी की बात करें तो क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे पहले तो ये जानना चाह रहे हैं। और मेरा भी इसमें थोड़ा सा जानकारी थी। पहले ये कहा जाता था कि कुछ नहीं करेगा तो ग्रेजुएट होने के लिए वो अब BA कर ले, आर्ट्स हो जाएगा। सही है। दरअसल शुरुआती दौर में जो BA करना, ग्रेजुएशन करना, ये पैरेलल मीनिंग थे। साइंस फिर एक समय के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, उसका ग्राफ आगे बढ़ता चला गया। अभी टेक्निकल डिग्रीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं, लेकिन बावजूद इसके जो BA शब्द था, जो आर्ट्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ थे, वो गवर्नमेंट जॉब से बहुत ज़्यादा जुड़े रहे हैं। कारण ये कि जब आप UPSC PSC की बात करते हैं तो उसमें जनरल स्टडीज़ कंपलसरी है, और जनरल स्टडीज़ का एक बहुत बड़ा पोर्शन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, बेसिक साइंस, इनसे बनता है। बहुत बड़ा पोर्शन आर्ट्स का है, और आर्ट्स का बड़ा पोर्शन होने की वजह से GS में या जनरल स्टडीज़ में उसका अच्छी पकड़ होना और उस अच्छी पकड़ की वजह से सिलेक्शन हो जाना, ये ऐसा रिलेशन था जिसने सिविल सर्विसेज की तैयारी को आर्ट्स से जोड़ के रखा है। और अभी भी अगर आप देखें, हालांकि पिछले कुछ वर्षों में IIT के टॉपर्स ही UPSC के भी टॉपर्स रहे हैं,
लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वापस ट्रेंड चेंज हुआ, जिसमें टीना डाबी एक एग्जाम्पल, इसने बीए किया और यूपीएससी टॉपर है। तो ऐसी व्यवस्थाएं कई बार बनती बिगड़ती रहती हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली अनिवार्यता ये है कि आपको किस विषय को पढ़ने में रुचि है, यहाँ से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी सभी विषय में आ सकते हैं। देहरादून से अजीत हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि मैं बीएससी बायोलॉजी में कर रहा हूँ, क्या मैं सिविल सर्विसेज में जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। देहरादून में है तो आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि हम हिंदी भाषी राज्य में जितने भी हैं वो उतने पीसीएस की तैयारी की जा सकती है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं आप यूपीएससी के साथ। तो ये सारे एग्जाम्स हैं जहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। ये ग्रेजुएशन बायो में है या आर्ट्स में, ये नहीं पूछा जाता। ग्रेजुएट हैं तो हाँ, आप तैयारी कर सकते हैं। और साइंस अगर आपका है तो डेफिनेटली एक कठिन पोर्शन आपके लिए ईजी होगा, जो आर्ट्स वालों के लिए कठिन होने वाला है। तो जीएस का एक पोर्शन आपके लिए फायदेमंद होगा, बिल्कुल तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इनका एक सवाल ये भी था कि ये जब आपके कोटिली एकेडमी पे अगर एडमिशन लेना चाहें तो क्या देहरादून से आकर इंदौर में इनको सारी व्यवस्थाएं मिल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल मिल सकती हैं। और कई स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड से हमारे पास पढ़ भी रहे हैं अभी आकर के, तो वो स्टूडेंट कहीं से भी आ सकते हैं पूरे भारत भर से। हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ना है, तो फिर कहाँ से है ये मैटर नहीं करता। हाँ, क्या तैयारी करना है और कब तक आपका टारगेट है, ये जरूर महत्व रखता है। अभी आप सर जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि आर्ट्स ने भी एक नई भूमिका अदा की है। आर्ट्स अपने हिसाब में अगर वापस उठ कर आ रहा है, यानी कि मेन स्ट्रीम में आ रहा है, जो पीछे माना जाता था, उसके पीछे रीज़न क्या है? दरअसल जब कभी कोई ट्रेंड चलता है तो उसके फॉलोअर्स हमेशा फिर ज़्यादा हो जाते हैं, और अति सर्वत्र वर्जते। तो मैथ्स में इतने फॉलोअर्स हो गए, हर किसी ने मैथ्स लिया, हर कोई इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, तो उसी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिग्रेड भी किया। और इस बीच इंजीनियरिंग कॉलेज का प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज इतने खुल गए कि उसने डिमांड सप्लाई के नियम को बदल दिया। तो जब किसी एक विषय से मोहभंग होता है तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। हमने पॉलिटिक्स में भी देखा है और एजुकेशन में भी। तो ये होता है कि नया फिर क्या किया जाए। तो बीच में गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्कीम स्किल डेवलपमेंट के लिए चलाया था, जिसमें वो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की गई थी। वो शुरुआती दौर में बहुत अच्छे से चला भी था, लेकिन हमारे साइकोलॉजिकल व्यवस्था में देखें या सोशियोलॉजी में देखें, हमारे समाज में शारीरिक मेहनत को बहुत अच्छा एक स्तर नहीं माना जाता। तो यही रीज़न था कि वोकेशनल ट्रेनिंग एक समय बाद नहीं चल पाया, और वापस फिर से आर्ट्स जो ऑप्शन के रूप में ख़त्म हो रहा था, एक नए ऑप्शन के रूप में उभरा है। क्योंकि जब कभी एक चीज़ हटेगा, कुछ नए को आना तो पड़ेगा। तो ये जो पुराना ट्रेंड था, ये वही वापस फिर से ट्रेंड में है। और आर्ट्स में पिछले 3-4 साल में तो स्थिति है कि जितने प्राइवेट कॉलेज थे उनने भी बीए वापस से स्टार्ट किया है। जो पहले इन्होंने बीए सरेंडर कर दिया था यूनिवर्सिटी के पास, अब वो बीए की कोर्सेज वापस स्टार्ट कर रहे हैं, और हज़ारों की संख्या में अब स्टूडेंट्स वापस आर्ट्स लेने लगे हैं। नागपुर से अंकित जानना चाह रहे हैं सर कि आईआईटी में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है और मैं किसी निजी इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई नहीं करना चाहता, तो मेरे पास और करियर ऑप्शन क्या हो सकते हैं? देखिए, कैरियर ऑप्शंस के लिए आपको 2 बातें समझनी पड़ेंगी। पहला ये कि आप जो ऑफिशियल डिग्री है क्या लेना चाह रहे हैं, और दूसरा आप जिस कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं अपने पद पर जाने के लिए, वो क्या, नहीं ऑफिशियल और अनऑफिशियल 2 प्रकार की चीज़ें। आपको इसको औपचारिक और अनौपचारिक कर लिया जाए, ज़्यादा अच्छा होगा। औपचारिक के तहत आपको कोई डिग्री लेनी पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट के यूनिवर्सिटी से डिग्री होना यह अनिवार्य पार्ट है, तब आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अगर फॉर्म भरना है तो तैयारी करनी पड़ेगी, जिससे कोई इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग क्लास, कोई टीचर आपके हेल्प कर सकते हैं। तो दोनों ही व्यवस्थाओं को पैरेलल करना ये अनिवार्य है। और इसके आधार में ये बात है कि आप बनना क्या चाहते हैं। अगर आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी है। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज के साथ पीसीएस होता है, तो आप एमपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। या अगर हिंदी भाषा क्षेत्र में आना चाहें तो मध्य प्रदेश, चूँकि ये बाउंड्री वाला एरिया है, वहाँ से स्टूडेंट एमपी में भी आना चाहते हैं कई बार। तो आप पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हुए अपने ग्रेजुएशन प्लस अनौपचारिक पढ़ाई, जिसको हम कोचिंग कह रहे हैं, दोनों पैरेलल चलाएं, तो 3 साल एक ऐसा टाइम है जब आप 21 साल के होने के बाद सीधे अपने पोस्ट पे आ सकते हैं। तो कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती कि हम इसके बाद क्या करें। और सिविल सर्विसेज, सरकारी नौकरियां, ये जनरली लोगों के सामान्य ट्रेंड में नहीं है। लोगों को से अगर आप, मैं चूँकि करियर काउंसलिंग लगातार करता हूँ, जब कभी किसी स्कूल में जाके पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, तो 90% लोगों के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर। बाकी उनको पता ही नहीं होता। अच्छा, उसमें से बाकी जो 10% है वो फिर वो कुछ अजीबोगरीब कैरियर वाले भी होते हैं। प्रशासनिक अधिकारी 1-2 लोगों को पता हो तो बहुत बड़ी बात है, जबकि ये भी सिंपल वैसे ही एग्जाम्स हैं जो अन्य सारे कैरियर ऑप्शंस में होते हैं।
या आपको सिंपल वैसे ही पढ़ाई करनी पड़ती है, प्री मेंस इंटरव्यू देना पड़ता है, लेकिन तैयारी नहीं होने की वजह से कई लोग इसमें आ ही नहीं पाते। तो बेस्ट वे है कि अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन के साथ में कोई यूपीएससी पीएससी की तैयारी करे तो आफ्टर 3 इयर्स तैयारी पूरी हो जाती है, कॉलेज के टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है, और जब आप 21-22 साल के रहेंगे तो अपने उस कैरियर ड्रीम ऑप्शन को पकड़ सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहाँ तक, क्योंकि लगातार तैयारी रिजल्ट जल्दी दिलाता है। आपने कहा सर कि बहुत कम लोगों को प्रशासनिक पद के बारे में, अधिकारी के बारे में पता होता है, तो इसके पीछे क्या कारण है सर? क्या इंजीनियरिंग और डॉक्टर की फील्ड जो है वो बहुत तेज़ी से पहले चली और इस क्षेत्र में लोगों ने ध्यान कम दिया, जबकि कंपटीशन तो इसमें भी खूब है? नो डाउट। इससे में क्या है कि कलेक्टर होना आपके हमारे सामान्य व्यवस्था से थोड़ा हट के लगता है। कई बार हम देखते हैं कि जो सामान्य बच्चे उनको भी कई बार ताने में मिलता है कहीं कि कलेक्टर हो क्या, ये ताना हर किसी ने अपनी लाइफ में सुना होगा। तो ये इन तानों और व्यवस्थाओं के बीच हर किसी को लगता है कि शायद ये कलेक्टर एसपी ये लोग सामान्य लोग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोग हैं जो कहीं और से आए होंगे। ये जो परसेप्शन है ना, इसको तोड़ने में बहुत लंबा समय लग रहा है, क्योंकि लोग प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं ये जानकारी ही उन तक नहीं है। जबकि पिछले 2 दशकों के रिजल्ट में हमने तो ये देखा है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग, सिंपल कृषक परिवार के लोग, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा रिजल्ट दिए हैं। तो ये जो समस्या रही है कि लोगों को जानकारी ही नहीं है, इसके लिए हमने लगातार कैरियर काउंसलिंग किए, लगातार सेमिनार्स किए ताकि लोगों को समझा सकें, और पिछले कुछ वर्षों में अब ये सीन बहुत तेज़ी से बदलता हुआ दिख रहा है हमें। ज्योति भोपाल से जानना चाहती है सर कि कौटिल्य एकेडमी में अगर मुझे प्रशासनिक अधिकारी की तैयारी करना है तो मैं किस क्लास से आपके यहाँ पर आ सकती हूँ, और उसकी एज क्या होती है, लिमिट क्या होती है एग्ज़ाम एंट्रेंस की? इनके क्वेश्चन में हालांकि 2 वजह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि अभी किस क्लास में। दरअसल मैं अपने प्लान से बता देता हूँ कि बाकी भी जिन लोगों के क्वेश्चन होंगे उनको आंसर मिल जाएगा। हमारे बैचेस 3 प्रकार से चलते हैं। पहला, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है या फाइनल ईयर में है उनके लिए 1 ईयर का कोर्स होता है। तो 1 साल के कोर्स में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, ये 1 ईयर के लगभग 4 से 5 घंटे की डेली क्लासेस मिनिमम स्टार्ट होती हैं, और 1 साल में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का कोर्स कंप्लीट करवा के एग्जाम के लिए तैयारी करवा दिया जाता है। दूसरा जो कोर्स है वो हम अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए चलाते हैं। इसके 2 और विंग हैं, संरचना और संकल्प के नाम से। जिसमें जो संरचना है ये 3 इयर्स पाठ्यक्रम है। इसमें हम आफ्टर 12th 12वीं के बाद 3 साल का पाठ्यक्रम है। इस 3 साल के पाठ्यक्रम में हम करते हैं कि पहले साल आपको विषयों से परिचय कराया जाता है। देखिए, विषयों से परिचय जब मैं कहता हूँ उसका मीनिंग थोड़ा स्पेसिफिक है। दरअसल आपने भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सब पढ़ा हुआ है, लेकिन जिस समय पढ़े थे ना स्कूल में, उसके पढ़ने का रीज़न था एग्ज़ाम क्लियर करना। जबकि यहाँ अब आपको एग्ज़ाम में उन आंसर्स को देख के अपनी योग्यता सिद्ध करना है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, और उस विषय से आपका परिचय एक विषय के रूप में होना, ये हम स्टार्ट करते हैं NCERT, NIOS, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, इनके पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। और जब आप विषयों से परिचित हो जाते हैं तो सेकेंड ईयर में हम करते हैं आपकी राइटिंग स्किल का डेवलपमेंट, क्योंकि पढ़ तो हर कोई लेता है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब वो विचारों की कमी, शब्दों का न मिलना, हैंड राइटिंग का ठीक न होना, ऐसी समस्याएं हैं जिसमें स्टूडेंट्स फिर पिछड़ने लगते हैं। तो वो 1 साल का हम स्पेसिफिक कोर्स करते हैं स्किल डेवलपमेंट, राइटिंग को ठीक करने के लिए। और 3rd ईयर प्री मेंस इंटरव्यू के सिलेबस और रिवीजन के साथ स्टूडेंट तैयार हो जाता है कि वो अपने अगले एग्जाम को देकर क्लियर कर सके। 3rd हमारा जो लास्ट कोर्स है 5 इयर्स का है, जिसमें हम संकल्प नाम रखा है हमने। उसमें होता यह है कि आफ्टर 10th कोई स्टूडेंट जब सब्जेक्ट लेना चाहता है उस समय से हम उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। 2 साल बेसिक्स होते हैं जिसमें हम NCERT को उसके स्कूल के साथ कवर कर लेते हैं, और 3rd ईयर से फिर वही पढ़ाएं जो संरचना कोर्स में था स्टार्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार के कोर्स हैं आपके पास ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो 1 ईयर कोर्स, 12th पास आउट है तो 3 इयर्स बैच, और अगर आप 10th पास आउट हैं तो आपके लिए 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड बैच है। आप जिस लेवल पे आ सकते हैं, जब जागे तब सवेरा। मैं तो ये मानता हूँ कि आप जिस लेवल पे जाग जाएं कि आपको सिविल सर्विस तैयारी करनी है, आपके लिए सारे ऑप्शंस खुले हैं। रचना जयपुर से सर जानना चाहती हैं कि मैं 10th क्लास की स्टूडेंट हूँ, मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ और प्रशासनिक सेवा में भी जाना चाहती हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? कर सकते हैं। ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिनमें से एक प्रॉपर IAS भी है, और जिनका नाम जगदीश है। वो यहाँ से MGM करने के साथ ही डॉक्टर बने हुए थे और फिर IAS की तैयारी की। आज छत्तीसगढ़ पोस्टिंग है उनकी, छत्तीसगढ़ कैडर मिला हुआ है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखिए, ग्रेजुएशन करना कंपलसरी है। अगर आप डॉक्टर भी बने हैं तो MBBS में आपको बैचलर की डिग्री मिल गई है। उस डिग्री के बाद ही आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे, एग्ज़ाम फॉर्म भर पाएंगे। तो आप डॉक्टर बनते हुए कर सकते हैं, पर मुझे लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम और मनी होगा, क्योंकि आप डॉक्टर बने पहले, अब डॉक्टर का जो स्किल आपने सीखा था ये आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप UPSC करने के बाद या PSC के बाद प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, और प्रशासनिक अधिकारी की जो ड्यूटीज़ हैं वो डॉक्टर की ड्यूटीज से टोटली डिफरेंट है।
तो दो अलग अलग चीज़ों का मिक्स एंड मैच कर तो सकते हैं, पर क्यों करें इसका आंसर भी चाहिए। देखिए, तमाम सारे सवालों के जवाब सिद्धांत जी आपके साथ कौटिल्य एकेडमी के एमडी हैं जो आपको सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर आपके फिर कोई सवाल होंगे तो अगले शो में हम उनको लेंगे। हमारा मेल आईडी हम उस पर डाल चुके हैं, आप इस शो के दौरान भी उसको देख लीजिए और नोट कीजिए, और आपके सवाल जो भी आएंगे हम उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे सिद्धांत जोशी जी के माध्यम से। कौटिल्य एकेडमी इंदौर में प्रशासनिक सेवा की तैयारियों के लिए एक बेहतर स्थान है जहाँ पर स्टूडेंट्स आकर अपनी तैयारी करते हैं। और जब मैं सिद्धांत जी से बात कर रहा था शो के पहले, तो हज़ारों की संख्या में स्टूडेंट्स यहाँ पर शामिल हुए हैं यहाँ पर, और कई हज़ार स्टूडेंट्स यहाँ से सिलेक्ट होकर विभिन्न पदों पर जा चुके हैं। बहरहाल अगर हम प्रशासनिक तैयारियों की बात करें, प्रशासनिक एग्ज़ाम्स की बात करें, 3 साल बाद PSC मध्य प्रदेश में हो रही है लगभग, तो इससे कंपटीशन बढ़ा है और कुछ लोग बाहर भी हुए हैं इस दौर से। नहीं, अभी इसलिए मैं इसका फॉर्म चूँकि पहले ही भरा चुका था तो इसमें कोई बाहर होने की समस्या भी नहीं होगी। पर हाँ, इस कोविड काल की वजह से कई लोग अब अगले एग्ज़ाम के लिए बाहर हो सकते हैं। जब कभी ऐसा होता है तो गवर्नमेंट जनरली कुछ एज में रिलैक्सेशन दे भी देती है, पर ये वैकेंसी पे डिपेंड करेगा क्या किया जा रहा है। 2018 के बैच के बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। 18 का फाइनल रिजल्ट जिसमें जो हर्षल चौधरी टॉपर थे, उसके बाद अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। तो 18 बाद 19, 20, 21 ये 3 साल हैं जहाँ एग्ज़ाम्स, हालांकि कोविड काल में सारी अव्यवस्थाएँ थी, इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हमने एग्ज़ाम और सब चीज़ों से बचते हुए लाइफ बचा के रखा है। अगर तो ठीक है, कल एग्ज़ाम हो रहा है और एग्ज़ाम में जो भी परफॉर्म करेंगे 2019 का रिजल्ट होगा। अगली वैकेंसी भी लगभग तैयार है, तो ये वैकेंसीज इतनी हैं। 19 का प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया है। 20 का ये प्रीलिम्स हो रहा है और 21 की वैकेंसी गवर्नमेंट ने अपने कैलेंडर में डिसाइड कर दिया है कि नवंबर में वो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। तो अब अगर ये 2-3 साल का गैप था तो अगले एग्ज़ाम्स कई लाइनअप हैं। तो जो तैयारी है, इसको जिसने ब्रेक नहीं किया उसका पक्के से बेनिफिट मिलेगा, और ब्रेक था तो अभी भी स्टार्ट कर लीजिए, कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि आने वाले जो समय है इसमें कई वैकेंसीज और कई एग्ज़ाम्स लगातार होने, क्योंकि वहाँ जो एक ब्लैंक आया है उस वैक्यूम को भरने के लिए तूफान तो आएगा वैकेंसीज़ का। अगर हम वैकेंसी की बात करें, PSC की, मध्य प्रदेश प्रशासनिक सेवाओं की बात करें, तो लगभग कितनी वैकेंसी इस समय आपको लग रहा है? अब जो गवर्नमेंट की डिमांड है उसमें तो ये थाउजेंड्स में, हज़ारों की संख्या में। अच्छा। लेकिन कभी भी भर्तियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो कई पार्ट में करते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, उसमें ही अगर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के साथ देखें तो 10 से मिनिमम 10,000 वैकेंसी आनी चाहिए, पर इतनी ज़्यादा नहीं आएगी। पता है, वो 1000 के आसपास वैकेंसी भी आ जाए तो कम नहीं होता, क्योंकि लगातार भर्ती की प्रक्रिया चलती रहती है। पर साथ साथ रिटायरमेंट भी बराबर चलता है, जिससे ये चक्र कंटिन्यूटी के साथ है। और वैकेंसीज का आना, एग्ज़ाम देना और फिर उसके बाद अगले बैच का रिटायर हो जाना, ये चक्र निरंतरता के साथ जारी है। तमाम सारे सवालों के जवाब सिद्धांत जी ने दिए। हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपके सारे सवाल इस शो में नहीं ले पाए हैं। अगले शो में भी फिर हम इसी तरह के पैटर्न के साथ, सीधे प्रसारण के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सुनील जोशी और सिद्धांत जोशी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।